हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जुडिशरी, ठीक है ना। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, ये प्राची पब्लिकेशन की जो किताब है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर है, ठीक है ना। चैप्टर 4 है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके किताब में टॉपिक दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, यानी स्ट्रक्चर कैसा है ना। अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में जो इंडियन जुडिशरी है उसमें लोएस्ट से हाईएस्ट यानी एक पिरामिड शेप क्रिएट करता है जुडिशरी का। अब लोअर टू हायर बढ़ने के लिए बोला गया है, तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, यानी कि सबसे नीचे जो होगा वो लोअर कोर्ट्स भी बोल सकते हैं, या आप एक और नाम बोल सकते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। दूसरा क्या है हमारा, उससे जो एबव होगा वो होगा हमारा हाई कोर्ट, और उससे ऊपर जो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट पे ये है रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर पे जो है उसके बारे में हम जानते हैं, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, और दिल्ली में है, हाईएस्ट है, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस, यानी फिर वही याद कीजिए कॉम्पोजिशन, यानी इसमें कौन कौन होंगे, तो एक सीजीआई होगा, ठीक है ना, और जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और 30 अदर जजेस होंगे जिसे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं। पार्लियामेंट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, ये जो 30 का नंबर है ना, इसे बढ़ा और घटा कौन सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं सीजीआई को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के भी जजेस को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन वो किससे बात करेगा, कंसल्ट किससे करेगा, सीजीआई से, यानी वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कि कौन कौन से हमें जजेस को अपॉइंट करना है, नाम उनका क्या क्या है, वो सब आप कंसल्ट किससे करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है ना। वन ऑफ द यंगेस्ट हैं। नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है, अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो कमेंट कर सकता है। जुरिस्डिक्शन यानी एरिया, कहां तक आप अपना पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने पावर को आप कहां तक एक्सरसाइज कर सकते हैं उसे हम जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, ओरिजिनल एंड एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। तो पहले ओरिजिनल का मतलब हम समझते हैं, पावर टू हियर केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें फर्स्ट टाइम जो हियरिंग होगी वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। बहुत सारे केसेस को फर्स्ट टाइम जो सुनने का काम है वो कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। इसके अंडर देखिए, आपकी किताब में दिया हुआ उतना नहीं है, लेकिन बहुत ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है इसके अंडर भी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ जैसे डिस्प्यूट एराइज हो रहा है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है ना, तो इसको भी कौन सुनेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। अपीलिएट को आप ऐसे याद रखेंगे, अपील करना, ठीक है ना। तो क्या इसका मीनिंग होगा, एंटरटेन एन अपील अगेंस्ट ए हाई कोर्ट्स जजमेंट, डिगायर और फाइनल ऑर्डर। यानी कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने आपको सजा सुना दी है, मान लीजिए फांसी की, तो आप क्या बोलते हो कि मैं अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारे कंट्री का, मैं वहां अपील करूंगा। यही आपका अपीलिएट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है ना। यानी हाई कोर्ट में कोई भी जजमेंट, कोई भी फाइनल ऑर्डर हो गया, तो आप इसे कहां अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे दिया उसके बाद भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, उतना आपको अभी जानना नहीं है, लेकिन बस आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल हो जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा जानना है तो बस ये जान लो, बेंचेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। 5 बेंच, 9 बेंचेस, 11 बेंचेस होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप फिर केस की हियरिंग करवा सकते हो। फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ये मैंने बताया है कि इसमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यानी जो आप बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस करना, ठीक है ना। कोई पुराना लॉ है उसको दोबारा से इंटरप्रेट करना, हो सकता है पुराना कोई ऐसा लॉ था जिसपे, या कोई केस था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया था, ठीक है। अब वो अपना जजमेंट 10 साल के बाद वही जजमेंट को वो चेंज करना, यानी वो क्या कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है, ठीक है ना। प्रॉपर एनालिसिस कर रही है कि क्या ये केस आज के टाइम पे वैलिड है, क्या इसका जजमेंट आज के टाइम पे यही होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में वो क्या करती है, इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अच्छा, ये भी जो मैंने बोला है, ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट हो, डिगायर हो, फाइनल ऑर्डर हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सिविल मैटर्स हो, क्रिमिनल मैटर में हो, किसी पे भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील भी कर सकते हैं और वो उस पर अपना डिसीजन भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे रियल में देखा जाए, किताब में आपके कम दिया हुआ है, ऐसे ये छह छह जो होते हैं, ये 6 जुरिस्डिक्शन होते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो आपने अभी देखा,
एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिव्यू, इनहेरिटेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मेंटेन ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ केसेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मैंने बोला ना, कोई पुराना केस था उसमें जजमेंट कुछ और दिया, तो अगर जब तक आप उसको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, आप दोबारा उसको डिसीजन कैसे देंगे या डिसीजन को चेंज कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। लोअर कोर्ट्स ट्रीट दिस जजमेंट एज लॉ, यानी कि सबसे हाईएस्ट पे तो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो किसी केस में किसी मैटर पे कोई जजमेंट दे रहा है, आगे हम जस्ट इसके नेक्स्ट लाइन में आप ये चीज समझ जाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये जो जजमेंट दे रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, ये नीचे के जो कोर्ट्स हैं जो कि लोअर कोर्ट्स हैं, उनके लिए एज अ लॉ माना जाता है, वो इन जजमेंट्स को मान के चलते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्यों? क्योंकि वन यूनिफॉर्म जुडिशनल सिस्टम है हमारा, ठीक है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, जो उन्होंने फाइनल ऑर्डर दे दिया है वही माना जाएगा नीचे के कोर्ट्स में। नीचे के कोर्ट्स अब उस मैटर या उस केस को लेकर बहस नहीं कर सकते कि नहीं ये जजमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, जो सामने वाला पार्टी है वो इस चीज को लेकर फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज पर जजमेंट दे दिया तो लोअर कोर्ट्स वही जजमेंट देंगे, अलग नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई पार्टी है, कोई सिटीजन है, उसे वो जजमेंट पसंद नहीं आ रहा है, तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाके केस को लड़ सकता है, ठीक है। द ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री, यानी मैंने क्या बोला, वन यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम है, तो सारे कोर्ट्स पे क्या होता है, बाइंडिंग होता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है जो हमारा सेकेंड, जो बोल सकते हैं हाईएस्ट है, द हाई कोर्ट्स। देयर कैन बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूटी, यानी देखिए टोटल जो 28 स्टेट्स और 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटी है हमारा, तो होना तो चाहिए हर एक स्टेट में, लेकिन जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को भी मिला के हम एक हाई कोर्ट वहां रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अभी करेंटली देख लीजिए, हमारा टोटल स्टेट तो 28 है, लेकिन हमारे पास टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25, यानी कि देयर कैन बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूटी, मिला के भी हम एक कॉमन हाई कोर्ट रख सकते हैं। कॉम्पोजिशन, यानी अब हाई कोर्ट क्या क्या चीजों से मिलकर बना हुआ है वो देखते हैं। हाई कोर्ट हैज ए चीफ जस्टिस एंड ए नंबर ऑफ अदर जजेस, यानी कि हाई कोर्ट में भी क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा एंड नंबर ऑफ अदर जजेस भी होंगे, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क या कमेंट करके मुझे बताइएगा, जैसे पटना का भी एक हाई कोर्ट है, देखिए ये वीडियो हो सकता है अदर स्टेट के भी बच्चे देखें, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है बिहार के ही बच्चे देख रहे हैं। तो पटना हाई कोर्ट है, आप ये जानते हैं, तो आप उसका, तो अगर कोई अदर स्टेट के भी हैं तो वहां का जो हाई कोर्ट होगा, आप उसके चीफ जस्टिस का नाम लिखिएगा यहाँ पे कमेंट में, ठीक है। सो नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ जजेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर फिक्स किया है, हाई कोर्ट के जजेस का नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट हु डिटरमाइंस द एक्चुअल नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो प्रेसिडेंट है, वो टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। और बढ़ाएंगे किस सेंस पे, क्या रीजन होगा, तो हो सकता है वो जो एरिया है, ठीक है ना, जहां हाई कोर्ट है उस स्टेट का एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ गई है, तो उस केस में हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका नंबर्स बढ़ाया जा सकता है। जैसे स्मॉल स्टेट्स हैं, कॉमन हाई कोर्ट है, तो बहुत सारे 2 स्टेट्स मान लीजिए हो गए, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, जजेस बढ़ा सकते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये हम ऊपर पढ़ लिए। उसके लिए कंसल्ट किससे करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, और जो गवर्नर होगा उस स्टेट का, उससे वो कंसल्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपको ऊपर ही बता दिया गया है, सेम ही रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू, इनका एरियाज भी दिया हुआ है, रेवेन्यू हो गया, इलेक्शंस हो गया, डाइवोर्स हो गया। रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसी फंडामेंटल, अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना, फंडामेंटल वायलेट होता है तो क्या आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, तो याद कीजिए हाई कोर्ट का कोई मैटर हुआ तो आप कहाँ लेके जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई लोअर कोर्ट का केस है, ठीक है ना, उसने डिसीजन दे दिया है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कहाँ कर सकते हैं, अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिव्यू एनी वर्डिक्ट ऑफ ए सबऑर्डिनेट, यानी कि मान लीजिए इसने कोई जजमेंट दे दिया है, किसने, लोअर कोर्ट्स ने, ठीक है, लोअर कोर्ट ने क्या दे दिया है, जजमेंट दे दिया है, तो सॉरी लोअर कोर्ट्स ने क्या कर दिया, जजमेंट दे दिया है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसे हाई कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है, दोबारा से चेक कर सकता है, ठीक है ना। अगर लगता है कि नहीं
कुछ गलत है, हमें कुछ और जजमेंट देना है तो वो जजमेंट भी दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी इन्वॉल्व है अगर, तो वो डायरेक्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट से वो केस जो है उसे भी वो डायरेक्ट लेके उस पर डिसीजन दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वैसे ही जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो भी क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। जजमेंट्स आर रेफर्ड बाय ऑल द लोअर कोर्ट। तो अब जाहिर सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लिए है, वैसे ही हाई कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है तो वो लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग है। ठीक है, ऐसी सुपरवाइज द लोअर कोर्ट्स इन द स्टेट्स एज वेल। तो सुपरवाइज भी करता है, समझाता है, बताता है कुछ चीजों पे, कुछ मैटर्स पे। ठीक है, सुपरवाइज करना। नेक्स्ट है द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है, आपके बुक्स में लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा आपको समझने में। हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस है, ऐसा नहीं है ये सब वर्ड्स वहां पे भी आपको मिलेंगे, बट थोड़ा सा एडवांस है। अगर इसे आप समझ जाएंगे तो फिर वो जो बुक में बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया किसमें, तीन में। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ सेशन जज, रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, फर्स्ट को देखते हैं। कोर्ट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उसे ही हम बोल रहे हैं सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट, जैसे हम लोग क्या है, सिविलियन है, तो सिविल कोर्ट में याद रखने के लिए बता रहा हूं, सिविल कोर्ट में क्या करेंगे, जो सिविलियन मैटर्स होते हैं, जैसे केसेस डीलिंग विद लैंड, आपका कोई लैंड एरिया छीन लिया है, कब्जा कर लिया है उस पर, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजेक्शंस, फ्रॉड हो रहे हैं, तो इन सारे केसेस से रिलेटेड इसका जो डिस्कशन होगा, जो केसेस चलेंगे वो सिविल कोर्ट में चलेंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन जज, ये क्या है, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। केसेस डीलिंग विद द क्रिमिनल ऑफेंसेस लाइक मर्डर हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गई, थेफ्ट हो गया, तो ये सबसे रिलेटेड जो केसेस चलेंगे वो कहाँ चलेंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स में। नेक्स्ट है रेवेन्यू कोर्ट। यहाँ पे केसेस जैसे लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, केसेस हैं, तो वो आपके रेवेन्यू कोर्ट में सुने जाएंगे। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो एरिया है वो अलग है, ये एरिया अलग है, ये दोनों एक ही जगह होते हैं। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं फिर से, ये जो कोर्ट होंगे ये नहीं है कि एक कोर्ट आपके मान लीजिए एक एरिया में है, दूसरा कोर्ट आपके दूसरे एरिया में, ऐसा नहीं है, एक ही जगह पे है ये। ठीक है ना, इनके बस जज अलग होते। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके जज भी, ऐसे बता रहा हूं, ये जज जो है इस केसेस को भी लड़ रहे हैं, इस केस को भी लड़ रहे हैं, बस नाम इनका लेकिन बदल जाएगा। जब इस केस को लड़ते हैं तो इनका नाम कुछ और होता है, इस केस को लड़ते हैं तो नाम कुछ और होता है, और ये एक ही बिल्डिंग में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब अगर इनसे भी नीचे देखा जाए, ठीक है ना, केसेस जब ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सिविल यानी हमारे जैसे आपके जैसे लोगों का बहुत सारा केस हो सकता है, तो इससे नीचे के भी कुछ कोर्ट्स होते हैं जो मेंटेन किए गए हैं कि ज्यादा जल्दी से केसेस को मतलब खत्म किया जाए। ठीक है ना, तो अब यानी ये सिविल कोर्ट के नीचे क्या होंगे, अब जो जैसे मैंने रैंकिंग लिखी है वैसा ही होगा। ठीक है ना, यानी जस्ट इसके बाद कौन सा आएगा, सब जज कोर्ट्स, उसके बाद आएगा मुंसिफ कोर्ट्स, और उसके बाद आएगा स्मॉल कोर्ट्स। फिर इसके नीचे यानी जस्ट कोर्ट ऑफ सेशन जज के नीचे कौन आएगा, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है CO, यानी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, तो इसी हायरार्की से याद रखना है। रेवेन्यू कोर्ट में कौन आएगा, कमिश्नर कोर्ट, फिर कलेक्टर्स कोर्ट, फिर तहसीलदार कोर्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ये दोनों कोर्ट अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं, सेम ही प्लेस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लोक अदालत। तो रिड्यूस द टाइम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हाई कोर्ट्स का नंबर कम है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तो ठीक ठाक हैं, तो लेकिन उसमें टाइम और पैसा ज्यादा लग जाता है, इसीलिए इसका फॉर्मेशन किया गया, किसका, लोक अदालत का। ठीक है ना, लोक अदालत स्टार्ट किया गया। केसेस आर डिसाइडेड स्पीडली विदाउट मच एक्सपेंडिचर, ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, और जल्दी से केसेस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से डिसीजन सुनाए जाएंगे। जैसे फर्स्ट लोक अदालत जो है वो कब हुआ, दिल्ली में 1985, और एक दिन में उन्होंने 150 केसेस का क्या दिया, डिसीजन दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल एड। लीगल एड का मतलब होता है हेल्प प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो लीगल एड स्कीम बनाया गया है जिसमें आप फ्री लीगल सर्विसेज ले सकते हैं, और ये मोस्टली किन के लिए बनाया गया है, वीकर सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी हैं, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, चिल्ड्रेन, डिजेबल्ड पीपल, या समटाइम्स स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं गलती से, ठीक है ना, तो उन्हें पता नहीं होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी वो हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके जो सर्विसेज लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। ठीक है ना,
मुझे एक दो का नाम पता है, लेकिन वो ऐसा साउंड करेगा कि जैसे कोई मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली गूगल पे डालेंगे ना तो वो आ जाता है। बहुत सारे उसमें जो लॉयर्स होते हैं वो होते हैं, आप कॉल करोगे वो कॉल पिकअप करेंगे, फिर आपको कॉल बैक भी करेंगे, आपको बता देंगे कि प्रोसीजर क्या क्या है, किस कोर्ट में जाइएगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें वो बता देते हैं, क्या कॉस्ट आएगा वो भी बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी। ऐसा नहीं मेरे पास कॉल कर देना, ये नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मैंने बता दिया है, कहाँ पे सर्च करोगे मिल जाएगा। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के फंक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है। सो रिजॉल्व डिस्प्यूट, सबसे पहला क्या है कि डिस्प्यूट जो अराइज हो रहा है, अब डिस्प्यूट बहुत लोगों में अराइज होगा, सिटीजन का हो सकता है, तो उस डिस्प्यूट को भी जुडिशरी क्या करता है, रिजॉल्व करता है। सिटीजन का गवर्नमेंट से कोई पंगा चल रहा है तो उसे भी रिजॉल्व करता है। सेंटर और स्टेट में लड़ाई हो गई है, डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो उसे सॉल्व करता है। स्टेट और स्टेट के बीच भी हो सकता है तो उसे, स्टेट और स्टेट के बीच में खास तौर पे बस बता रहा हूँ, रिवर्स को लेके, रिवर्स का जो वाटर होता है ना उसको लेके काफी झगड़े चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी को हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही इंटरप्रेट करके बताता है कि क्या चीजें हैं, क्या प्रॉपर एनालिसिस है, टाइम के साथ ये चीजों को कैसे चेंज करना है, ठीक है। पावर टू रिजेक्ट पार्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब कोई पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, कोई अनपॉपुलर लॉ पास कर दिया, सिटीजन्स उससे कोई खुश नहीं है और वो लॉ भी गलत है, तो उसे क्या कर सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इट बिलीव्स वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। अब ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं थोड़ा सा बस एक, ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, मैं जब इस पे लेक्चर बनाऊंगा तो आप देख लेना कभी, अभी तो टाइम लगेगा इन चीज़ों को बनाने में, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप ही लोग के जो बुक्स हैं उसका सारा लेक्चर बनाना ही काफ़ी लंबा समय जाएगा उसमें। तो समझते हैं इस चीज़ को, क्या है ना, बस ऐसे समझिए कि लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर था और जुडिशरी थी, इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, ठीक है ना। तो लड़ाई हो गई तो ये लोग कुछ लॉज बना दिए और इन्होंने एक क्लॉज बनाया कि ऐसे, बहुत मैं बच्चों की तरह आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए कि कुछ ऐसा डिब्बा टाइप का बना दिया, बोला कि इसके अंदर अब हम कोई भी लॉ डालेंगे ना तो जुडिशरी उस पर उसको इंटरप्रेट नहीं करेगी, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकती है। ऐसा उन्होंने यही लॉ बना के बता दिया कि इसमें जो भी, इस स्केड्यूल में हम लोग कुछ भी डालेंगे तो आप उसे टच नहीं कर सकते। जुडिशरी को आ गया गुस्सा, बोला अच्छा ठीक है, तो इन्होंने में भी क्या एक लॉ पास किया, मतलब एक चीज को इंटरप्रेट किया कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते हैं। तो अब लेजिस्लेचर कुछ भी बना के इसमें डाले ना तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे दे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। इसी को एक लॉ भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल, यानी आप कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं उसके साथ। तो ये लोग कुछ भी फिर तब बना रहे थे ना, तो इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल दे रहा था कि क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको टच मत करो, ठीक है। तो मतलब 2-3 लड़ाइयाँ चली थी, काफ़ी मज़ेदार है ये। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ उस सेंस से आप समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, लॉ के सेंस से समझने लगेंगे तो थोड़ा टेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया है बेसिक स्ट्रक्चर, अब आप ही पूछ दोगे सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है, ठीक है ना। इसको तो जजेस ने ना बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अब जजेस जिन जिन चीजों को बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबको मानना होगा, क्योंकि ये काम तो कोर्ट्स का है, तो कोर्ट्स तो बार बार बताएंगे। तो जो भी चीज लेजिस्लेचर बना रहा था उसे ये बेसिक स्ट्रक्चर बोल दे रहे थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। किसी चीज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो कोई बताने वाला होगा ना कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि वो चीज लिखी हुई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, जुडिशरी अपहोल्ड्स द लॉ एंड इन्फोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स। तो आपको ये पता है कि फंडामेंटल को बचाने का काम, उस पर जजमेंट देने का काम सबसे पहले किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। तो सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, यानी इस पर किसी का मतलब हो सकते हैं बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट है। कैसे वो समझते हैं, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जुडिशरी के वर्क में, ठीक है।
सेकंड क्या है, कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को किसी चीज पर डिसीजन देना है, तो उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी का भी देश में डर नहीं है। जो सही है, सत्य है, वही वो जजमेंट देंगे। ठीक है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड अपहोल्डर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को लेकर अगर वायलेट हो रहा है, उसको गारंटी ही कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। तो उस पर जो भी उनका डिसीजन है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है फंडामेंटल राइट कौन वायलेट करेगा? स्टेट करेगा। ये नहीं कि आपके घर में वही पिताजी वाली कहानी याद रखना कि पिताजी ने सर राइट टू इक्वालिटी नहीं किया, एक को 10 रुपया दिया, मेरे को 50 रुपया दिया, तो वो इनइक्वालिटी नहीं है। स्टेट जब आपके साथ क्या कर रहा है? इनइक्वालिटी कर रहा है। तो स्टेट तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट आपके साथ कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं हम तो गवर्नमेंट के फेवर में रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कोई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसे न्याय दिलाता है, जस्टिस दिलाता है, मेन काम है उनका। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, थोड़ा सा इंटरफेरेंस होता है। अब वो बताना अभी आपके क्लास में सही नहीं होगा कैसे होता है, इतना आपके बस इतना जाना है, थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जजेस का सिलेक्शन उधर से ही होता है। ठीक है। वंस अपॉइंटेड, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस एक बार अपॉइंट हो गए तो उनको रिमूव करना, मैंने बताया था, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इन सबको रिमूव करना इतना आसान नहीं है, और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है। ठीक है ना। नॉर्मल वो सिंपल वाली या एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। तो एक क्या है? क्रिमिनल लॉ है, दूसरा क्या है? सिविल लॉ। अभी आप कोर्ट्स पढ़ के आए हैं तो थोड़ा थोड़ा तो पता ही है। क्रिमिनल लॉ, दीज एक्ट्स आर कंडक्ट एट लॉज, जिसने लॉ ने मतलब जिससे डिफाइन कर रखा है कि ये ऑफेंस है। रॉबरी हो गया, मर्डर्स हो गए, रेप्स हो गए। ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है? पहले आपको एफआईआर लॉन्च करना पड़ता है। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, एक फाइल बनाती है, फाइल बना के कहाँ दे देती है? कोर्ट्स को दे देती है। अब कोर्ट्स क्या करते हैं? उस पर जजमेंट देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, सामने वाला पर्सन जो एक्यूज है वो गिल्टी है, गलत किया है उसने, तो उसे अब जेल होगा, फाइन होगा, जो भी अब उनका डिसीजन हो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी का भी। ठीक है। नेक्स्ट है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है? केसेज डेट कंसर्न प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, डैमेज टू गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स, यानी सिविलियन से रिलेटेड। अफेक्टेड पार्टी कैन फाइल ए पिटीशन बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट, यानी आप एक पिटीशन फाइल करके देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों ने ये सारी चीजें की हैं। ठीक है। कोर्ट कैन गिव स्पेसिफिक रिलीफ टू द पार्टी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है, मान लीजिए आप किसी के बिल्डिंग में जबरदस्ती घुस के रह रहे हैं और खाली नहीं कर रहे हैं, उसने ऐसा केस कर दिया, तो अब कोर्ट आपको क्या थोड़ी है कि फांसी की सजा देगी, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है ना। तो इस चीज में क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्टी है उसको क्या दिया जाता है? रिलीफ दिया जाता है। ठीक है ना। अफेक्टेड पार्टी को क्या देंगे? हम रिलीफ देंगे कि ठीक है उसके घर को आप छोड़ दो। हो सकता है कोर्ट ये भी डिसीजन दे कि आप इतने मंथ से रह रहे हैं तो ठीक है आप इतना पैसा नहीं दे सकते, एटलीस्ट इसका 50% पैसा आप पे करिए, क्योंकि उनको घाटा हुआ है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई रेंट पे नहीं कर रहा था तो आप पेंडिंग रेंट पे करके जाइए। ठीक है। पीपल्स एसेसिबिलिटी टू द कोर्ट, यानी कि कोर्ट्स तो बने हुए हैं, किसके लिए बने हैं? सिटीजन्स के लिए बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें वो एक्सेस मिलना भी तो चाहिए। तो उसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी सिटीजन का राइट्स वायलेट हुआ तो वो कहाँ जाता है? कोर्ट्स के पास जाता है। अब एक्सेस तो मिला उसे कोर्ट से, लेकिन क्या है अभी जानना डिफिकल्ट है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया, बहुत गरीब लोग भी हैं। और एक कहानी है ना, आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने तो थोड़ा सा सुन लीजिए, बीच में आपके लिए भी छोटा सा एक ब्रेक हो जाएगा। कि एक पर्सन थे और ये भी एक पर्सन है, इनका लैंड एरिया था, ये इनके लैंड एरिया पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ठीक है ना। तो ये बोले गलत है, तो ये गए पुलिस के पास एफआईआर लिखाने। तो पुलिस वाले बोले कि ठीक है आप इतना पैसा दे दो, मैं इसे कुछ पैसा दे दूंगा, मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। पुलिस वाले जो अधिकतर करते हैं, सारे पुलिस वाले ऐसा होते नहीं। तो इन्होंने, ये काफ़ी ऑनेस्ट टाइप के पर्सन थे, बोले नहीं मुझे अपने कोर्ट्स पे काफ़ी विश्वास है, मैं कोर्ट्स की तरफ जाऊंगा, आप केस फाइल करो। ठीक है। ये कोर्ट में मामला गया। कोर्ट में जब मामला गया तो काफ़ी टाइम पीरियड लग गया, तो अप्रॉक्स 20 ईयर्स। अच्छा, आप लोग अगर ये सुने होंगे गांव वगैरह में अगर आप रहे हैं तो लैंड का मैटर बहुत लंबा जाता है।
ठीक है, लैंड के जितने भी केसेस होते हैं बहुत लंबा वो टाइम लेते हैं। ठीक है, तो 20 ईयर्स लग गए, लेकिन 20 ईयर्स के बाद जो जजमेंट आया कोर्ट्स का वो यही आया कि लैंड आपका है, इस पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता। तो जब पूछा, जज ने पूछा कि आपको मेरे डिसीजन या जजमेंट सुन के कैसा लगा, बस सर मुझे हंसी आ रही है। तो ये इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, जज ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि सर यही बात मुझे दरोगा ने भी कही थी कि इतने पैसे दे, मैटर को यहीं रफा दफा कर, कोर्ट का प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है। तो सर आज मैंने देख लिया, न्याय तो मिला, लेकिन और मैं भी एक स्टेटमेंट इसके बाद दे रहा हूँ कि सही में न्याय मिलना भी समटाइम्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सही समय पे न्याय मिलना चाहिए। न्याय या जस्टिस जो है अगर डिलेड मिल रहा है तो उस जस्टिस का कभी कभी कोई फायदा नहीं रह जाता है। ठीक है ना, जस्टिस जरूरी है लेकिन एक सही समय पे, इतना डिले करके भी अगर जस्टिस मिले तो उस जस्टिस का कोई फायदा नहीं रह जाता है। ठीक है, सो तो डिफिकल्ट है। ठीक है, आवर लीगल प्रोसीजर जो है वो लॉट ऑफ टाइम और मनी खर्चा होता है, बहुत समय लगता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में क्या बनाया, पीआईएल बनाया। क्या बनाया, पीआईएल। क्या बोलते हैं पीआईएल को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, इसके फीचर्स देखते हैं और बहुत यूजफुल चीज है। ठीक है ना, देखिए फीचर्स क्या है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीआईएल फाइल कर सकती है, कहां, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। ठीक है, ऐसा जरूरी, जैसे मान लो वो लैंड मेरा था तो मैंने केस किया, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैं बहुत गरीब हूं, मैं केस लड़ नहीं सकता, तो मेरे बिहाफ पे कोई और लड़ सकता है, मेरे बिहाफ पे कोई पीआईएल डाल सकता है। ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड, यानी जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं उसके बिहाफ पे भी आप पीआईएल डाल सकते हैं। लीगल प्रोसेस इज वेरी सिंपल, इसका जो प्रोसीजर है वो काफी सिंपल है। आप लेटर और टेलीग्राम अगर एड्रेस वगैरह भर के सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं तो उसे भी पीआईएल माना जाएगा। देख लो कितनी अच्छी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है पीआईएल एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स, जो हिंदी में आप सुने होंगे बंधुआ मजदूरी। ठीक है ना, मान लीजिए आपके फादर ने कर्ज लिया कहीं से, पहले के टाइम पे ज्यादा होता था, तो कर्ज लिया, वो कर्ज नहीं चुका पाए तो उनका जो बेटा है ना उसको वो बांध के रख लेते थे कि अब तू यहीं पे काम करेगा और जिंदगी भर काम करेगा, कर्ज चुकाएगा। ठीक है ना, तो अपने घर के लिए काम कर रहा है वो ठीक है, लेकिन वो उस पर्सन के लिए जिंदगी भर काम करेगा। और भी इसके बहुत तरीके के फॉर्म है, मैंने बस एक एग्जांपल में आपको बताया है। ठीक है, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार, यानी उन्होंने अपना जेल टर्म पूरा कर लिया, मतलब जो भी उनको सजा हुई थी, मान लीजिए 10 साल की सजा हुई थी, 10 साल पूरा हो गया लेकिन फिर भी उन्हें जेल से छोड़ नहीं रहे थे, तो ऐसे केसेस में पीआईएल किया गया और उन लोगों को बाहर निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम का। ठीक है ना, देखिए पहले क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ कहाँ, राजस्थान उड़ीसा में। ठीक है, और गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स थे वहां पे बहुत सारा फूड अवेलेबल है जिससे चूहे कुतर रहे हैं। सो किसी ने पीआईएल डाला, किसने डाला, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने पीआईएल डाल दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, सर फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के ही अंदर क्या है, राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ जीने का अधिकार मिला है, जीने के लिए तो खाना चाहिए ना, तो राइट टू फूड का भी अधिकार है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया कि स्टेट हैड ए ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि फूड प्रोवाइड करें आप। ठीक है ना, जब सब लोगों के पास नहीं है, फूड शॉर्टेज हो गया, तो आपको फूड प्रोवाइड करना है, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, राशन शॉप्स के द्वारा और मिड डे मील्स के। अब राशन शॉप क्या होता है, थोड़ा सा आप जान लीजिए, जैसे ये सब चीजें फिर अगले क्लास में आपको पढ़नी है, क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में। राशन शॉप क्या होता है, यहाँ पे ये राशन शॉप वो वाला राशन शॉप नहीं है। ठीक है ना, ये क्या करते हैं राशन शॉप, इसको मैं पूरा बता देता हूँ, रुक जाइए। देखिए, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बताना पड़ जाएगा, चलिए सीख लीजिए। आपने एमएसपी का नाम सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मान लीजिए फार्मर है, ठीक है, अभी तो उदास है, बाद में खुश हो जाएगा। इसने बोला कि मैं अपना जो प्रोड्यूस है वो 50 रुपये केजी पे बेचना चाहता हूँ। ये गया होलसेलर के पास, ठीक है, शॉपकीपर के पास कि खरीद लो। ये बोल रहा है 40 रुपये में देना है तो दो। अब 40 रुपये में तो इसे पर केजी पे 10 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो यहाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 60 रुपये या 55 रुपये केजी पे दे रहा हूँ, मतलब खरीद रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं, इन्हें जाके, इन्हें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये इन्हें जाके बेच देता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस
लॉन्च करती है, आप चाहें तो उस प्राइस पे गवर्नमेंट को अपना अनाज बेच सकते हैं, ठीक है। इसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलता है। एक सेकेंड, पूरी स्टोरी ही सुन लीजिए, आपको मजा आएगा। गवर्नमेंट फिर क्या करती है, इस चीज को भेज देती है। गवर्नमेंट की ही एक इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, ठीक है। यहाँ पे अनाज चला गया एक जगह से, और ये अनाज लेते हैं कहाँ से, जैसे मान लीजिए डिमांड सप्लाई तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समझिए, मान लीजिए 100 लोग 100 केजी मांग रहे हैं और मार्केट में 500 केजी है, तो प्राइस क्या होगा। यानी कि मान लीजिए, और इसको इजी कर दूं मैं, 10 लोग आए हैं प्याज खरीदने 10 केजी और मार्केट में है 60 केजी, ठीक है। कितना है, 60 केजी। तो इसका प्राइस क्या होगा, तो प्राइस तो रिड्यूस होगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना। आप जाके बोलोगे कि भैया कितने रुपए में दे रहे हो, वो बोलेगा 50 रुपए में, ठीक है 40 में देना है तो दो, तो नहीं देंगे, तो तुम बोलोगे ठीक है और दुकान में भी है, मैं जाके वहां से ले लूंगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए आपको प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, फार्मर्स को घाटा होने लगता है, इसलिए FCI क्या करती है, यहाँ पे जो एक्सेस सप्लाई है ना उसको परचेस कर लेती है। अब कितना है, मान लो 60 है, मान लो 50 केजी FCI खरीद ली। अब यहाँ क्या, अब सिचुएशन क्या बन रहा है, डिमांड भी 10 सप्लाई भी 10, तो पहले के हिसाब से देखा जाए तो अब प्राइस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो फार्मर्स को भी इससे फायदा है, फार्मर जितना पे बेचना चाह रहे हैं बिक रहा है उनका, ठीक है। तो इन दो जगह से FCI के पास आ गया, तो FCI यानी गवर्नमेंट अनाज खरीद के करेगी क्या, खाएगी तो नहीं। तो वो क्या करती है, इसको भेज देती है राशन शॉप। कहाँ भेज देती है, राशन शॉप। अब ये राशन शॉप वो वाला शॉप नहीं है जहां से आप राशन खरीदते हैं, ये गवर्नमेंट का, यानी यहां से सारे जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है ना, जैसे SC ST, ठीक है, विडो, इनको जो मिलता है अनाज वो सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। किस रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे। यानी 2 रुपए केजी चावल, 2 रुपए केजी गेहूं, 1 रुपए केजी चीनी। अब ये रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, दिल्ली का रेट अलग है, बिहार का रेट अलग है, और इसी के लिए आपने सुना होगा वो रेड कलर में, पहले तो रेड कलर में चलता था, जिसे आप बोलते थे राशन कार्ड। क्या बोलते थे, राशन कार्ड, ठीक है। तो वही यहाँ पे जजमेंट आया कि आप राशन बांटो और मिड डे मील शुरू करो, तो चिल्ड्रंस को भी मिल जाएगा और राशन शॉप से घर वालों को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और चीज बता रहा हूं PIL के बारे में, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो भी आप डायरेक्ट PIL कर सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब ये इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। और PIL का जो डिसीजन है वो भी जल्दी जल्दी होता है, ठीक है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म में चल रहा है, नहीं फास्ट फॉरवर्डिंग थोड़ा होता है, ठीक है। उसको थोड़ा अर्जेंसी समझा जाता है कि ये अर्जेंट मैटर है, ठीक है ना, PILs को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, सबसे पहला टॉपिक ही हमने यही पढ़ा है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के फंक्शंस क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PIL, अभी पढ़ा है। राइट्स इट्स 2 एडवांटेजेस, हमने बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़ लिए, एटलीस्ट 4 पर हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 एडवांटेजेस आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो इसका आंसर्स लिख के आप मुझे भी भेज सकते हैं, ठीक है। सो यहीं पे द एंड हुआ। आपको कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कमेंट भी कर सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई अदर क्यूरी है स्टडी रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल ID पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि वो भी एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ सकें, अच्छा मार्क्स ला सकें, ठीक है। उनको भी बढ़ाना आपकी एक जिम्मेदारी है। आप सुप्रीम कोर्ट की तरह हैं, ठीक है ना, जो आप क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट की तरह हैं, जिसे अपने लोअर कोर्ट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो बाइंडिंग आपके दोस्त पे भी है कि वो भी पढ़ेगा, ठीक है ना। आप जब पढ़ने लगते हैं दोस्त को लगता है ये तो मार्क्स ले आएगा, मैं कहाँ रहूंगा, तो आपको देख के वो पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा आप अपने लाइफ में सुप्रीम कोर्ट बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।